ऑर्गेनिक यानी जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की कार्रवाई और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में प्रदेश के अंदर प्रस्तुत की है। बजट मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उत्तर प्रदेश का ये बजट उसका प्रतिनिधित्व करता है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन सके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हम दोगुना करने में सफल हुए, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफल हुए और आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। तो स्वाभाविक रूप से यह बजट उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की स्थापना का यानी प्रदेश के उत्तर प्रदेश नामकरण आने के बाद 1950 से लेकर के अब तक, जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन हुआ था, तो उसका ये अमृत काल है। अमृत काल में उत्तर प्रदेश के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला होगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा और बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिसमें 17 महत्वपूर्ण विभागों को प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ग्रीन टैगिंग की शुरुआत का भी शुभारंभ हुआ है। बजट अनुमानों में तमाम अन्य कार्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को यानी ग्रीन टैगिंग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जो इस दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में आम बजट की जो हमारी प्रस्तुति थी वह डिजिटल हो गई है। पहले की भांति बजट पुस्तकों को प्रकाशित कराने की प्रथा लगभग समाप्त है। यह भी पर्यावरण के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कंट्रोल करता है, कम करता है। हमारा 24-25 का यह बजट पिंक बजट भी है। यह प्रदेश की मातृशक्ति को, माताओं और बहनों को, बेटियों को, उनसे संबंधित विभिन्न योजनाओं को चिन्हित करके उन पर भी फोकस किया गया, ध्यान आकर्षित किया गया है। महिलाओं की, बालिकाओं के कल्याण, उनके सशक्तिकरण, संतुलित और उनके सर्वांगीण विकास की, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना का धनराशि हम लोगों ने 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपए किए हैं। इस प्रकार की अनेक अन्य घोषणाएं भी प्रदेश में की गई हैं। तो यह प्रदेश का जो हमारा बजट है, यह प्रदेश के उन समग्र संकल्पनाओं को पूरा करने वाला है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी और उनका जो संकल्प है, उन संकल्पों के अनुसार मेरा कहना है कि बजट लोक मंगल का बजट है, जन कल्याण का संकल्प है, उत्सव, उद्योग और उम्मीद, और यही है नए यूपी की यही तस्वीर। बजट के लिए मैं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को लोक मंगल के लिए समर्पित इस संतुलित और समग्र विकास की अवधारणा पर आधारित बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों को भी इस बजट के लिए जो उनके समग्र और संतुलित विकास में और उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा, इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ ही प्रेस वार्ता समाप्त होती है और सभी पत्रकार मित्रों के लिए जलपान की व्यवस्था है, कृपया उसको ग्रहण करके
तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिस तरह से ये बजट आया है उस पर जो बजट पेश किया गया है तारीफ भी की, और सबसे बड़ा बजट है। और अब तक जीडीपी 25 लाख करोड़ हो चुकी है, बेरोजगारी दर में भी कमी आई है, जो उपलब्धियां हैं, राम राज्य की अवधारणा पर यूपी में शासन चल रहा है, ये बात भी दोहराई है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल इस बात को वो दोहराते नजर आए, यहाँ तक कि बल्कि जब बजट पेश होना था उससे पहले भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। जब उन्होंने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ तस्वीर साझा की तब भी उन्होंने जय श्री राम लिखा, और यही एक बड़ी वजह है कि बजट का जो आधार है राम का लोक मंगल है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। इस बार का जो बजट है यानी कि उत्तर प्रदेश का 2024-2025 का जो बजट है वो गरीबों, युवाओं, महिलाओं पर खास तौर पर फोकस कर रखा गया है, जिसमें टैक्स चोरी का भी ध्यान रखा गया है कि जिस तरीके से टैक्स की चोरी की जाती है उस पर लगाम रहेगी। यहां तक कि भगवान राम को समर्पित ये बजट सीएम योगी आदित्यनाथ बताते हुए नजर आए। इसके अलावा भी तमाम ऐलान उन्होंने किए हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो योजनाएं हैं बजट में, क्या कुछ खास जानकारी आप रिपब्लिक भारत पर इस वक्त देख रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कोशिशें कर रही है। कन्या सुमंगला को बजट में लोकेशन मिला है। इसके अलावा पीएम के विजन के आधार पर ही बजट का ये पूरा प्रारूप तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये भी कहा है बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको यह बता दें कि 1991 वर्षीय एक्ट पर बोले हैं हरनाथ सिंह यादव। उपासना स्थल कानून असंवैधानिक है। हरनाथ सिंह यादव का कहना है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ये सही नहीं, देश हित में ये कानून खत्म हो। हरनाथ सिंह यादव ये कहते हुए नजर आए गैर मुस्लिम धर्म के अधिकारों को ये एक्ट कम करता है, संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के कानून का उल्लंघन करता है। तो ये तमाम बातें कही हैं हरनाथ सिंह यादव ने, बीजेपी के सांसद हैं। मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 की थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्रावधान है कि श्री राम जन्म मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे, और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके, और उन्होंने राजनीतिक फायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। माननीय, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ।
और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे सीधे विजय चौक से जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, बड़ी बातें कही गई हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। ये कहा गया है कि जो धर्म के अधिकार हैं, जो समानता है या धर्मनिरपेक्षता का कानून है, उसका उल्लंघन है। ऐसे में जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा है या श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, उस समय में इसको हटाने की बात, इसको असंवैधानिक बता रहे हैं, इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है।